अभी भी कह रही है कि 90% यूरेनियम मौजूदगी की वो तो धमकी दे रहे हैं कि हम तो यूज़ करेंगे इसको। बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर के तौर पर आप इसे महज एक डिप्लोमेटिक ब्लफ समझती हैं या ईरान वाकई एटमी तजर्बे की तरफ बढ़ रहा है, और अगर ऐसा कोई कदम उठाया जाता है तो ये कितना खतरनाक हो सकता है? मुझे ईरान के साथ सिर्फ एक ही गिला है कि ईरान को न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड स्टेट नहीं बनना चाहिए था। 60% जो है वो इनरिच करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कैंसर आइसोटोप के लिए, मेडिकल पर्पसेस के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए आपको 6 से 10 मैक्सिमम चाहिए होता है। तो ईरान ने न्यूक्लियर एनरिच कर ली और न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड स्टेट बन गया कि किसी भी वक्त वो न्यूक्लियर आर्सेनल बना सकता है। मगर साथ में उनके ग्रैंड जो आयतुल्लाह खामेनेई हैं मरहूम, उन्होंने फतवा दे दिया कि ये इंसानियत के खिलाफ है, हम नहीं बनाएंगे। तो हमारे पास ऐसी कोई खबर नहीं है कि मुज्तबा खामेनेई ने फतवा के ऊपर जो है वो कोई इज्तिहाद करवाया है कि नहीं करवाया। फतवा मौजूद है। तो ये न्यूक्लियर की तरफ तो नहीं जाना चाहते, क्योंकि न्यूक्लियर की रेस जो है वो चाइना और रशिया को भी सूट नहीं करती। और बार बार मैं चाइना और रशिया इसलिए कहती हूँ कि ये जंग सिर्फ ईरान की जंग नहीं है। ये जंग जो है बहुत से मुल्कों को घेरने के लिए, और जिन्होंने घिरना है या घिरे हुए हैं वो ऑलरेडी ईरान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो न्यूक्लियर होना नहीं है, लेकिन बार बार ईरान का ये कहना या छेड़ना अमेरिका को कि हम न्यूक्लियर हो जाएंगे, अगर आप न्यूक्लियर हो चुके होते तो ये जंग हो ही ना रही होती। मेरा तो ये है, मेरा तो सिनिकल सा तजरिया ये है कि इनको न्यूक्लियर हो जाना चाहिए था। अच्छा, ठीक। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट भी मैं शामिल करना चाहूँगी। उसके मुताबिक यूएई ने खुफिया तौर पर ईरान पर हमला किया। क्या ये रीजनल सीक्रेट अलायंसेस की नई शक्ल है, जहां यूएई अब खुलकर इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ खड़ा हो रहा है? ये खलीज की तफरीक मुस्तकबिल में हमारे लिए कितनी चैलेंजिंग साबित हो सकती है? हमारे लिए बिल्कुल चैलेंजिंग नहीं होगी। हमें ऑलरेडी पता है कि ये तफरीक मौजूद है। जिस दिन इब्राहिम अकॉर्ड साइन हुए थे, हमने 24/7 HD कैमरा पे जेनोसाइड देखा है गजा के अंदर, और इन मुल्कों को जेनोसाइड की एडिंग और अबेडिंग करते हुए देखा है। हमने वो विसल ब्लोअर की रिपोर्ट जो है वो पढ़ी है, जिसपे उसने कहा है कि गजा के 2 टुकड़े करके एक पे अमाराती कॉरिडोर बनाकर उसको एक ओपन एयर प्रिजन बनाया जाएगा, जिसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक बैंड्स पहनाए जाएंगे फलस्तीनियों को, और उनको फंडामेंटली डी रेडिकलाइज किया जाएगा विद द अमाराती करिकुलम। तो हमारे लिए ना चैलेंजिंग है, ना ये कोई नई बात है। हाँ, अब ये है कि दुनिया को समझ आ रही है, तो बात समझने और समझाने में आसानी हो रही है। तो ये कुछ मुल्क जो हैं ये हमेशा से ही जो है वो आपस में बटे हुए हैं, और ये हमेशा से ही जो है वो इजराइल के साथ हैं, इजराइल को सपोर्ट करते हैं और उसका एजेंडा टो करते हैं। और बाकी जो मुस्लिम उम्मा का चूरन हमें बेचा जाता है वो हमेशा से एक होक्स रहा है, ऐसी कोई चीज मौजूद ही नहीं है। तो ये चीजें और खुल के सामने आ रही हैं। खुल के सामने आने से हो रहा है हमें डिसीजन लेने में आसानी हो रही है, और उस डिसीजन लेने की आसानी में ये है कि गल्फ के अंदर ऐसे कंट्रीज मौजूद हैं जो अभी भी सैनिटी जिनके अंदर मौजूद है, जैसे कि सऊदी अरेबिया, जैसे कि कतर, कुवैत। तो एक यूएई और बहरीन जो है अगर इजराइल को टो कर रहे हैं, तो देख लें कि वो फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, एक अपार्टाइड स्टेट का साथ देकर। अगर सऊदी अरेबिया, जिसके ऊपर जो है इस जंग में जिसको इन्वॉल्व किया गया है, वो रिस्ट्रेन का सबूत दे रहा है और ईरान के साथ जंग को बढ़ाना नहीं चाहता और ईरान उसके साथ जंग को बढ़ाना नहीं चाहता, तो इससे ज्यादा 2+2 हम नहीं कर सकते कि इस रीजन के अंदर कोई जंग नहीं करना चाहता और सबको 100% क्लैरिटी है कि हमारा दुश्मन है कौन। रीजन के अंदर इजराइल है और रीजन से बाहर जो है ब्रॉडर वेस्ट है। तो इन सब मुल्कों को तो इसकी रियलाइजेशन है, लेकिन जो रिफ्ट है वो गल्फ के अंदर वो बहुत सी बुनियादों पे हो सकती है। बुनियादी तौर पे वो रिफ्ट है कि जी रिसोर्सेज जो हैं उसको कौन एक्यूमुलेट ज्यादा करेगा, किसकी बंदरगाह जो है वो वहां पे ट्रांजिट हब बनेगी, किसका एयरपोर्ट ट्रांजिट हब बनेगा, किसके पास जो है वो आके यहाँ पे एआई के जो है वो सेंटर्स बनेंगे। तो उसमें जो यूएई है वो हमेशा जो है वो गलत तरीके से खेलता है, और सऊदी अरेबिया हमेशा एथिकल और मोरालिटी को सामने रख के रखता है। यूएई को तो हम इसलिए भी नहीं भूल सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से कराची की रोशनियां जो है वो खत्म की, किस तरह से कराची के अंदर जो है वो लॉलेसनेस को पैदा किया और कराची पोर्ट को डिसफंक्शनल किया। जब यूएई के पास पोर्ट नाम की कोई चीज भी नहीं थी, तो कराची के अंदर एक डीप सी पोर्ट थी जो कि फुली फंक्शनल थी। तो ये नहीं हम कह सकते कि बाहर के लोग हैं, अंदर के लोगों ने भी हाथ मिलाया होगा।
तो हमने ये सब देखा हुआ है, ये भुगता हुआ है, हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। अब मजीद ये वॉल स्ट्रीट चीजें जर्नल के मजीद लिए क्लियर हो रही हैं, साइड्स मजीद खुल के सामने आ रही हैं। ये तो बात हो गई यूएस और ईरान के हालात की। अब अगर हम बात करें पाकिस्तान के अंदरूनी हालात की, शाजिया साहिबा, सराय नूरंग धमाके और पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी को आप किस तरह बैनुल-अक़वामी हालात से जोड़ती हैं? क्या ये रीजनल डिस्टेबलाइजेशन के किसी बड़े मंसूबे का हिस्सा है? इज इट इम्पेरेटिव फॉर पाकिस्तान टू लॉन्च ऑपरेशन गज़बुल हक now to prevent the fitnatul kharij from exploiting the vacuum created by regional tensions? फितनतुल खवारिज जो हैं वो फंडेड बाय इजराइल हैं, फैसिलिटेटेड बाय इंडिया हैं, और फुट सोल्जर उसमें अफगानिस्तान तालिबान जो हैं वो फराहम करते हैं। इसके अंदर कोई दो राय नहीं। अब वो फैसिलिटेशन जो है इजराइल की जो पैसा है, खुला पैसा, क्योंकि वो सिर्फ इजराइल से नहीं आता, दुनिया में बहुत से ज़ायनिस्ट और बहुत से यहूदी हैं जो इजराइल के साथ सिंपैथी रखते हैं और उनके पास पैसा भी बहुत ज्यादा है। तो इंडिया इसमें फैसिलिटेशन कर रहा है, जिसमें वो BLA के बहुत से लोग जो हैं, जिनमें से 2-3 जो हैं ऑस्ट्रेलिया में भी, जिनको मेरा ख्याल है ब्लैक लिस्ट किया गया है या अरेस्ट किया गया है, मेरे पास पूरी खबर नहीं है। तो ये जो BLA के दहशतगर्द हैं, उधर से सिस्तान बलोचिस्तान में भी यही वो काम कर रहे हैं। उधर से जो कुर्द सेपरेटिस्ट हैं, इधर से अफगानिस्तान के अंदर पूरे का पूरा एक 35 से ज्यादा फ्रैक्शंस बैठी हुई हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं, ये कहीं ना कहीं से इस रीजन के अंदर को डिस्टेबलाइज करने के लिए और इकोनॉमिक एक्टिविटी को खत्म करने के लिए जो है इनकी फंडिंग की जाती है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो इनके साथ मुकाबला करने की अहलियत, काबिलियत भी रखता है, और हमारी जो करंट जो सिविल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी पॉलिटिकल विल जो है वो तो हमने देख ही ली है कि इनको खत्म करने के लिए हम किस हद तक जा सकते हैं। तो अब हमारा सिर्फ मेरा मुतालबा सिर्फ ये है कि इसका स्पिल ओवर जो हम अपने ऊपर सहते हैं, हमें इस पूरे रीजन को इसके अंदर शामिल करना चाहिए कि आप हमारी वजह से बचे हुए हैं, वरना इसका स्पिल ओवर जो है आप तक आने में देर नहीं लगेगी। तो लिहाजा आप इसके अंदर बाकायदा जो है अपना हिस्सा डालिए, क्योंकि अब ये चीजें जो हैं वो हमारी अटेंशन को डाइवर्ट करती हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास पूरी कैपेसिटी है इनसे लड़ने की। जो रिसेंट अटैक हैं BLA के, वो भी सारे के सारे कहाँ से हो रहे हैं? इधर से इंडिया के अंदर जो है वो RSS का कोई एक नुमाइंदा एक बयान देता है और खुल्लम खुला कहता है जी हम तो एसिमेट्रिकल वॉर को मानते हैं, हम तो काइनेटिक वॉर के मानने वाले ही नहीं है, वो करनी ही नहीं चाहिए। तो एसिमेट्रिकल वॉर क्या है कि आप दहशतगर्दी कराते हैं, और दहशतगर्दी भी आप स्टेट स्पॉन्सर्ड कराते हैं और बॉर्डर से दूसरी तरफ कराते हैं और पूरी दुनिया में करा रहे हैं। तो इंडिया ने तो ये करके भुगत लिया है। इजराइल तमाम तर सोशल मीडिया अपनी जाती मिल्कियत ज़ायनिस्ट की होने के बावजूद सारी दुनिया से लान तान से नहीं बच पा रहा है। ह्यूमन सेंटीमेंट जो है वो इतनी आसानी से कैप्चर नहीं होते जितनी आसानी से इन्होंने समझ लिया हुआ है। तो ये आने वाला वक्त जो है ये इसी सब्र और बर्दाश्त से हमारा गुजर जाएगा, और हम एक नया चैप्टर लिखने जा रहे हैं। हम इस रीजन का एक नया सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और एक नया इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो है उस पर काम कर रहे हैं। और अगर हम सब मिलकर इंशाल्लाह उसको करने में कामयाब हो जाते हैं, तो सेंट्रल एशिया, जो साउथ एशिया है एक्सक्लूडिंग एक बीच में टेररिस्ट स्टेट, और फिर गल्फ के कंट्रीज, हम अपना फ्यूचर अपने इंडिजिनस प्लान्स के साथ लिखेंगे, जिसमें वेस्ट के पास या अमेरिका के पास रिकैलिब्रेट करने की या हमसे सिमुलेट इंटीग्रेट करने की ऑप्शन रह जाएगी। वरना वो अपने आप को देख लें फिर उन्होंने क्या करना है, क्योंकि यहाँ कोई किसी को बुली या हरास नहीं कर रहा। लेकिन हम जिस तरफ चल पड़े हैं वो आने वाला जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसका प्रिकर्सर इस्लामाबाद में तैयार हो रहा है। और उसको अगर देखें तो ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, दिहाड़ीदार दहशतगर्द, रेंटे टेररिस्ट जो हैं, जिनको 4 पैसे कहीं से भी मिलेंगे और वो दहशतगर्दी कर लेंगे, वो हमें दुख दे सकते हैं वक्ती तौर पे। वो हमारे बच्चों की जो है वो लाशें हमें जरूर उठाने पे मजबूर कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, वो हमारी हिम्मत को चैलेंज